हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना नया लेक्चर लेकर के आए हैं। हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना पढ़ रहे थे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और डाइपोल के कारण एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना होगा, और किसी भी पॉइंट पे अगर वो पॉइंट उस डाइपोल के सेंटर से थीटा एंगल पे हो और आर डिस्टेंस पे हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये सब कुछ हम आपको जो है ना बता चुके हैं। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस डाइपोल पर टॉर्क कितना लगेगा और उस डाइपोल पर फोर्स कितना लगेगा, ये सब कुछ जो है ना आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे, और इस पे बेस्ड जो है ना हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। एक हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, ठीक देखिए तो। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा ये हम आपको जो है ना इसके प्रीवियस लेक्चर में समझा चुके हैं। तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर के उसको देखिए, फिर आपको ये जो है ना बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। हम बोल रहे हैं कि इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है। अब डाइपोल क्या होता है ये तो आपको पता ही है। यहां पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। ये इस डाइपोल का सेंटर है जिसको हम लोग ओ बोल रहे हैं। ये इस डाइपोल का सेंटर है, देखिए तो यहां से ये डिस्टेंस L, ये सब हम आपको बता चुके हैं। सेंटर से इसका डिस्टेंस L और इसका डिस्टेंस L, तो ये Q माइनस Q और Q के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2L हो गया। चलिए अच्छा देखिए, इस Q को हम थोड़ा ऐसे लिखना, इस Q को हम यहां लिख रहे हैं प्लस Q और यहां लिख रहे हैं माइनस Q। अच्छा आपको पता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो उस चार्ज पर जो है ना फोर्स लगता है, और ये सब हम आपको बता चुके हैं। और कितना फोर्स लगेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा ये इधर ही मूव करना स्टार्ट करेगा। मतलब क्या होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा। कितना होगा वो, तो Q इंटू ई ना, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा कितना, Q इंटू ई। और वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो ई देखिए तो ये कैसे लगेगा, क्लॉकवाइज ना, ऐसे इधर फोर्स लगेगा। चलिए अभी क्लॉकवाइज की नहीं बात कर रहे हैं। इस पर जो फोर्स लगेगा, यहां जो चार्ज रखा हुआ है इस पर ऐसे करके फोर्स लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए इस पर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज। और ये सारा चीज हम आपको जो है ना पहले ही बता चुके हैं। चलिए हम एक सेंटर से जाते हुए जो है ना एक लाइन यहां ड्रॉ करते हैं। हम बोले ये कितना है, थीटा ना। देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये यहां से आएगा ऐसे करके। एक हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे ही। देखिए ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, आप लोगों को पता है नहीं। अच्छा देखिए ये L, चलिए हम पहले इस पे नेट फोर्स की बात करते हैं। देखिए तो अच्छा देखिए कुछ आपको दिख रहा है कि इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, नहीं क्या, देखिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अगर ये इस सेक्टर के अबाउट में अगर रोटेट करना चाहे,
इस सेंटर के अबाउट, ओ के अबाउट अगर ये घूमने के लिए फ्री हो, तो देखिए तो जैसे ही इस पर ऐसे फोर्स लगेगा ये घूमना स्टार्ट कर देगा ना। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? तो इस पे पहले अभी हम नेट फोर्स निकाल देते हैं। देखिए तो कि अगर हम एफ नेट की बात करें कि इस डाइपोल पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, एफ नेट, तो बोलेगा सर यहां पे लग रहा है Q इंटू ई प्लस यहां कितना लग रहा है माइनस Q इंटू ई ना। काहे ऐसा लिखे? तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही ना? तो देखिए तो यहां पे नेट कितना हो जाएगा 0 न्यूटन। मतलब इस डाइपोल, अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा। ये बात आप याद रखिए कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर कोई विद्युत द्विध्रुव एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा 0 लगेगा। अरे एक समरूप इसी को बोलते हैं ना इक्वी डिस्टेंस हो, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं कैसा यहां लिख देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है एक समरूप है, सब जगह इसका परिमाण समान है। चलिए एफ नेट निकल गया ना। अब हम बात करते हैं किसकी, टॉर्क की। ये टॉर्क क्या होता है? टॉर्क है क्या? तो बल आघूर्ण है। ये है क्या देखिए तो टॉर्क हम लोग किसको बोल रहे हैं? आप चापाकल चलाए हैं? चापाकल आपको शायद पता होगा, चापाकल चलाए हैं ना, उस पे आप जैसे ही ऐसे फोर्स लगाते हैं वो घूम जाता है नहीं। तो एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को, ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को, देखिए टॉर्क क्या होता है इसका फील समझिए कि टॉर्क है क्या, बल आघूर्ण क्या है। तो एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट के अराउंड, किसी पॉइंट के अराउंड रोटेट करा दे। रोटेट करा दे। हम क्या बोल रहे, देखिए तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम यहां इसको ऐसे पकड़े और बेचारे इसके अबाउट रोटेट कर सकते, लेकिन हम यहां अगर फोर्स लगाए घूम गया ना, तो इस फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलेंगे। कि जो फोर्स लग रहा है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगे और उस ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट के अराउंड, जिस पॉइंट के अराउंड ये घूमना चाहे उस पॉइंट के अराउंड अगर इसको रोटेट करा देना तो उस तरह के फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। और इस टॉर्क का जो परिमाण होता है ना, ये टॉर्क कैसे होता है, तो F इंटू आर, मतलब फोर्स दिया हुआ है। आर क्या है, तो आर क्या है कि ये सेंटर है ना, जिस सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा है और आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ना, तो इस फोर्स से इस सेंटर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, आर क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड सेंटर ऑफ रोटेशन। देखिए हम क्या लिखे कि ये आर है क्या, तो फोर्स जहां आप लगा रहे हैं, देखिए फोर्स ऐसे लगा रहे हैं ना, तो इस फोर्स से इस पॉइंट के बीच में जो लंबवत दूरी है, तो यही दूरी है ना, तो इसको हम लोग आर बोलेंगे। यहां हम एफ फोर्स लगाया और ये दूरी अगर आर है तो टॉर्क क्या होगा, एफ इंटू आर। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? देखो टॉर्क, तो यहां भी तो फोर्स लग रहा है ना, भले नेट फोर्स 0 है लेकिन इसके अबाउट तो रोटेशन है नहीं। ये देखिए तो ऐसे करके, ये ढक्कन जैसा नहीं हुआ कि देखिए तो हम लोग ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं ना, एक इधर फोर्स लग रहा है, देखिए तो अच्छा अगर ऐसा फोर्स लगे तो देखिए तो इसका रोटेशन किधर होगा, ऐसे करके नहीं इसको रोटेट करना चाहेगा, ये ऐसे नहीं। अच्छा इस तरह के रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। नहीं माने घड़ी जने घूम रहा है तो घड़ी का नहीं घूमता है तो आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर घड़ी घूमता है, ऐसे ना। देखिए यहां भी तो ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे देखिए तो मेरे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, तो इसका रोटेशन किधर होगा, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में, आपके दाहिने हाथ की तरफ ये घूमना चाहेगा ना। चलिए
अब हम लोग इस पे नेट टॉर्क की बात कर रहे हैं। देखिए यहां फोर्स ऐसे लग रहा है इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला होगा ना, इस डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये कितना होगा, हम साइन थीटा लगा देते कि ये वो समकोण त्रिभुज ना हो गया, ये वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, हम इसका टॉर्क निकाल रहे हैं। देखिए तो हम अगर ऐसा बात करें, ये O है, ये A है, इस पॉइंट को B मान रहे हैं ना, इसको हम लोग C मान रहे हैं, इसको हम लोग D मान रहे हैं। देखो ये फोर्स से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो OC ना, क्या लिखिएगा, हम अगर नेट टॉर्क की बात करें तो नेट टॉर्क हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो यहां का जो फोर्स है नेट टॉर्क क्या होगा, तो T1 प्लस T2, इसके कारण टॉर्क और इसके कारण टॉर्क, नहीं और चलिए, और दोनों हम का T1 प्लस T2 लिखे, देखिए इस टॉर्क का डायरेक्ट, इसके कारण टॉर्क क्लॉकवाइज, इसके कारण भी टॉर्क क्लॉकवाइज, तो दोनों टॉर्क जुट जाएगा ना, दोनों टॉर्क जुट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सही है, दोनों इधर आ रहा है ना, तो नेट टॉर्क, तो टॉर्क बराबर क्या है, हम लोग फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, फोर्स इंटू AC ना, F1 इंटू AC प्लस इसके कारण फोर्स हम ऐसा लिख रहे हैं F2 इंटू ये क्या होगा BD। अब देखिए AC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बराबर लिख सकते हैं L साइन थीटा। देखिए इस ट्रायंगल की बात हम करें, इसमें साइन थीटा लगाइए, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखिएगा, AC बटा AO का मान L दिया हुआ है ना, यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो F1 इंटू AC का मान कितना है, तो लिखिएगा क्या, AC का मान L साइन थीटा ना, प्लस F2 इंटू ये भी कितना हो जाएगा, L साइन थीटा। इस ट्रायंगल की हम बात करें, देखिए तो ट्रायंगल किसमें, ट्रायंगल AOC में, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इसमें देखिए साइन थीटा बराबर क्या लिखिएगा, साइन थीटा बराबर लिखिएगा आप AC बटा AO ना, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, तो AO इंटू साइन थीटा, AO का मान कितना है L साइन थीटा ना, सेम टू सेम यही काम हम लोग यहां भी करेंगे ना। अब F1 का मान आपको पता है QE L साइन थीटा, प्लस यहां भी क्या होगा QEL साइन थीटा, कितना हो जाएगा 2QEL साइन थीटा। अगर नेट टॉर्क की बात करें हम, तो इस पर जो नेट टॉर्क लगेगा वो कितना होगा, QEL साइन थीटा। चलिए इसको हम ऐसे लिखें, आपको पता होगा 2QL को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं ना, इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या लिखिएगा, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, यहां हम लोग लिखे T नेट बराबर क्या हो जाएगा, T नेट बराबर, तो इसको हम लोग 2QL, तो क्या PE साइन थीटा ना, PE साइन थीटा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। बात आ रही समझ, अच्छा देखिए ये किसी का फॉर्मूला है क्या, PE साइन थीटा ना, तो T नेट जो हम लोग निकालेंगे, अच्छा इसको ऐसा लिखेंगे, कुछ याद आ रहा है आपको, वेक्टर, हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि अगर आप 12 में वेक्टर नहीं पढ़े, 11 में वेक्टर जाके पढ़िए, मेरा लेक्चर जो डाला हुआ है यूट्यूब पे, तब आपको क्लियर होगा। देखो तो यहां हम ऐसे लिखें P क्रॉस E, तो ये P क्रॉस E किधर है, देखो तो क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, कि आपको P से किधर जाना है, E के तरफ जाना है, P क्रॉस E, P क्रॉस E, बात आ रही समझ में, E क्रॉस E हो सकता है, हम ऐसा लिखें E क्रॉस P हो सकता है कि नहीं, E क्रॉस P नहीं, देखिए तो E क्रॉस P हो सकता है, देखिए यहां सर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ना, तो डाइपोल मोमेंट कैसा हो गया, देखिए तो डाइपोल मोमेंट ऐसे P ऐसे दिया हुआ है ना, और E ऐसे है, इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा ना। अच्छा देखिए तो अगर हम E क्रॉस P की बात करें, E क्रॉस P तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, अगर हम यहां देखिए
P क्रॉस ई ऐसे जाएगा ना, ये भी क्लॉकवाइज। अगर हम E क्रॉस P लें तो E क्रॉस P ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। किसको लेंगे? P नेट बराबर तो P क्रॉस E को लेंगे। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? अगर हम P क्रॉस E लेंगे तो क्लॉकवाइज ऐसे होगा, जो कि देखिए डायपोल का भी इधर ही जा रहा है ना। अगर हम ये क्लॉकवाइज है, P क्रॉस E ये क्लॉकवाइज, और E क्रॉस P ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो E वाला नहीं लेंगे हम लोग लेंगे क्या? P क्रॉस E। अब याद रखिएगा कि जो अगर हम किसी जो है ना किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट टॉर्क कितना लगेगा? तो P क्रॉस E या PE साइन थीटा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ रही है? दिख रहा है आप लोगों को बढ़िया से? चलिए बढ़िया से दिख रहा है। मिटाएं थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा देख लेते थीटा वगैरह। तो देखिए तो टी नेट हम लोग कितना निकाल चुके हैं? टी नेट हम लोग निकाल चुके हैं। टी नेट का जो फॉर्मूला है नेट टॉर्क का, ये कितना आया है? P क्रॉस E। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ना, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। हम लोग टी नेट अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कितना आएगा? PE साइन थीटा। मतलब टॉर्क को थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। तो वो पहला केस हम ले रहे हैं, केस 1, कि जब थीटा जो है वो 0 डिग्री है। देखिए थीटा 0 डिग्री कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे, आप डाइपोल जो रखे हैं ना वो ऐसे करके रखे हैं ना, कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो डाइपोल तो हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 ना। तो देखिए इस पर जो है कोई भी टॉर्क लगेगा क्या? कुछ भी टॉर्क नहीं लगेगा। देखिए टॉर्क हम लोग किसको बोलते हैं? भाई आप उधरे हो गए ना, हम बोल रहे हैं कि इसको अगर घुमाना है तो हमको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा ना, या ऐसे फोर्स लगाइएगा। ऐसे लगाए घूमेगा क्या? तो घूमेगा ही नहीं। इस पर नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? टी नेट के थीटा हो गया कितना? 0 डिग्री ना। तो टी नेट बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? PE साइन 0 डिग्री ना। टी नेट कितना हो जाएगा इसका? 0। बात आ रही है आपको समझ में? बात क्लियर है कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लग जाएगा ना, कि इधर जो है। देखिए दूसरा केस की अगर हम बात करते हैं, दूसरा केस में क्या होगा कि यहां पे जो है जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ ही लग रहा था। अच्छा एक और कंडीशन हो सकता है, देखिए तो केस 2 की हम लोग बात कर रहे हैं कि जब थीटा बराबर जो है कितना हो? 180 डिग्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, और ये है भाई 12 ना। अच्छा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ना। तो देखिए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर,
ऐसे हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ये, तो यहां जो थीटा बनेगा वो कितना बन रहा है 180 डिग्री। अच्छा देखिए एक बार, तो इस कंडीशन में भी इस पे टॉर्क कितना लगेगा, इस कंडीशन में भी इस पे टॉर्क कितना होगा 0 डिग्री हो, 0 होगा। लेकिन ये अनस्टेबल कंडीशन है। क्या है अनस्टेबल है, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी ओर घुमाना चाहेगा, इसको सोचेगा हम इधर ले आए ना, और इसको ऐसे करके, तो ई वाला सिचुएशन में ही रहेगा ना, ये अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगा। जैसे ही इसको ऐसे करके रखिएगा, इसको घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर देगा ना, इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा ना, इस पे क्यूई ऐसे लगने लगेगा, और इस पे क्यूई आपका ऐसे लगने लगेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको घुमा के इधर ले आएगा, इसको यहां कर देगा, फिर से यही कंडीशन आ जाएगा ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन क्या होता है कि आप उसको रखिए, बेचारा वो कंडीशन में रहने नहीं करेगा, वो दूसरा कंडीशन ले लेगा। स्टेबल कंडीशन किसको बोलते हैं, तो आप जो है ना, बेचारा चुपचाप से यहां था, ऐसे करके आप इसको मार दिए, ये हिला डोला, फिर से जो है ना इसी कंडीशन में आकर के रुक गया, तो हम लोग बोलेंगे ये स्टेबल कंडीशन है। ये क्या होगा, ये अनस्टेबल कंडीशन होगा, और इसमें भी आपका नेट टॉर्क कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए अब क्या हो रहा है कि जब मान लीजिए केस 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, केस 3 की बात कर रहे हैं, केस 3 की बात कर रहे हैं ना, केस 3 में क्या होगा, जब थीटा बराबर हम लोग मान रहे हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब क्या होगा, देखिए तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और डाइपोल जो है ऐसे करके हो ना, यहां है माइनस क्यू, यहां है आपका प्लस की, और ये डिस्टेंस है 12। देखिए तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल इस डायरेक्शन में, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री ना। तो यहां अगर हम टी नेट की बात करें, अगर हम यहां टी नेट आपसे पूछें कि टी नेट कितना होगा, तो क्या बोलेगा, पी ई साइन 90 डिग्री ना, क्या हो जाएगा पीई 90 डिग्री का मान 1 ना, तो टी नेट बराबर होगा पी इंटू ई, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। ये क्या है भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, इससे बेसी नहीं हो सकता। अच्छा आपको पता है साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है 1, और मिनिमम कितना होता है -1। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, कि मैक्सिमम वैल्यू 1, तो टॉर्क का मैक्सिमम मान कितना होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा ना, तो साइन थीटा मैक्सिमम कम होता है तो 90 डिग्री पर, तो ये मैक्सिमम टॉर्क होगा, ये टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क है, जो क्या होगा भाई पीई के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए तो T बराबर क्या होगा, T P के बराबर हो सकता है, कब, जब E बराबर 1 हो जाए। मतलब क्या होगा कि किसी टॉर्क क्या है भाई, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखने पर, समझ रहे, इसका मतलब तुम्हारा आपका क्या हुआ कि डाइपोल मोमेंट का हम लोग डेफिनेशन यहां भी दे सकते हैं। क्या दे सकते, देखिए तो कि डाइपोल मोमेंट क्या है, तो एक टॉर्क है, किसी भी विद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह क्या है, तो एक टॉर्क है, जब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिट स्ट्रेंथ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वह टॉर्क है जो उस डाइपोल को यूनिट स्ट्रेंथ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से मिलता है ना, वही टॉर्क उसका डाइपोल मोमेंट कहलाता है। बात आ रही समझ में, हम क्या बोले कि डाइपोल मोमेंट क्या है भाई, तो एक तरह का टॉर्क है, जब उसको यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब इस डाइपोल को यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से जो उस पर टॉर्क जनरेट होता है ना, वही टॉर्क डाइपोल मोमेंट है, वही टॉर्क डाइपोल मोमेंट है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। बात आई समझ में कि नहीं आई आपको, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मिटा दे इसको। चलिए हम लोग सवाल करते हैं इसको। देखो तुम सवाल क्या देना। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कितना दिया हुआ है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ है P, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, जिसका वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। एक डाइपोल इसमें जो है ना रखा हुआ है, जिस पर टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क ये कितना एक्सपीरियंस कर रहा है देखिए तो। चलिए टॉर्क ही निकालना है। इसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ, डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है इसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 18। ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। चलिए टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क कितना दिया हुआ है तो 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क दिया हुआ है। आपको जो है डाइपोल मोमेंट पता करना है, आपको जो है ना डाइपोल मोमेंट पता करना है कि इस पर इसका पर जो है ना कितना डाइपोल मोमेंट लगेगा। तो फॉर्मूला हो जाता है T बराबर PE sin थीटा, ये जानते हैं ना, T बराबर P × E × sin थीटा ना। T का मान कितना दिया हुआ, T का मान दिया हुआ है 9 × 10⁻26 ना। P का मान हमको नहीं पता है, P ही निकालना है। E का मान पता है 10⁴ और sin थीटा तो sin 30 डिग्री है। sin 30 डिग्री का मान कितना तो 1/2 ना। क्या होगा P × 0.5 × 10⁴। इसका मान sin 30 डिग्री का मान कितना था 1/2 ना। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, मतलब 0.5 से। देखिए यहां से अगर हम आपसे P बताइए तो कितना होगा तो 9 × 10⁻26 डिवाइडेड बाय 0.5 × 10⁴ ना। बात समझ में आ रही है। ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 ना × 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो -30। और डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा तो कूलम्ब और मीटर, यही आपका आंसर होगा। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताइए। मिटाएं इसको। ये सवाल आपको समझ में आया? चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए तो सवाल क्या दिया हुआ, Q बराबर दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, Q1 बराबर, Q2 बराबर दिया हुआ कितना -5 माइक्रोकूलम, और 2L बराबर 5 mm। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पहला एक्सियल पॉइंट, एक्सियल समझ रहे हैं ना, एक्सियल पॉइंट, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट।
दूसरा हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं ना कि किसी भी, ये देखिए ये तो डाइपोल बनाएगा ना, ये पक्का, ये देखिए तो यहाँ ये पक्का डाइपोल बनाएगा नहीं कि भाई ऐसे करके रखा हुआ है माइनस क्यू, यहाँ है प्लस क्यू और इसके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 12 ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया, क्यू का मान 5 माइक्रोकूलम्ब, 12 का मान दिया हुआ कितना 5 mm। तो यहां से अगर हम आपसे पूछे डाइपोल कितना होगा, डाइपोल बराबर कितना होता है, तो 2QL ना, 2QL का मान कितना होगा, तो 12 का मान दिया तो 5 माइक्रो मतलब कितना होगा 10 के पावर -6 कूलम्ब ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू mm है, देखो SI यूनिट हम लोग हमेशा लेंगे, कूलम्ब मीटर, इसका SI यूनिट इसको बदलना बहुत जरूरी है ना कि ये कूलम्ब में ये मीटर में कितना होगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर ना। अब मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -9 क्या हो जाएगा कूलम्ब मीटर। ये डाइपोल निकल गया मेरा ना, ये मेरा डाइपोल निकल गया। देखो यहां से जो है ना, यहां जिस पॉइंट पर आपको निकालना है आर का मान, आर का मान कितना दिया हुआ है तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब ये आर क्या होता है, तो सेंटर से डिस्टेंस है ना उस पॉइंट का, ये आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये सब आपको हम बता चुके हैं। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ई एक्सियल की अगर हम बात करें, ई एक्सियल क्या होता है फॉर्मूला 2kp बटा आर क्यू, यही होता है ना 2kp बटा आर क्यू। हम फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोगों को। के का मान कितना होता है आप लोगों को पता होगा, के का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ना, तो 9 गुना 10 के पावर 9 गुना 2 इंटू डाइपोल का कितना वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग 25 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय आर क्यू। आर का मान कितना, इसको भी मीटर में लेना है ना, तो 15 गुना 10 के पावर -2 का होल क्यू। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा, देखिए तो ये 3 गुना 6 ना, 6 ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 15, 15 में से 3 चला गया कितना बच जाएगा, यहां कितना, यहां -9 है ना, चलिए ये -9 है, ये ने इसको मार दिया। अब काटेगा कितना आएगा 25 नमा नहीं, देखिए तो यहां कितना आ जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 25 इंटू ये चला जाएगा 10 टू द पावर 6 ऊपर ना, यहां बच गया 15 ना। काटे देखिए तो 25 5 दिया 15, 3 से कट जाएगा ये ना, कितना आ जाएगा देखिए तो 6 ना। ये हम कहीं मिस्टेक नहीं कर रहे ना, 10 टू द पावर 6 से आएगा ना, देखो तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 25, और यहां कितना आएगा 15 हम लिख दिए, देखिए तो यहां 225 हो जाएगा ना, 225 ना। अब काटिए इसको तो 25 नमा 225 और ये 9 से पूरा कट जाएगा ना, तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। क्या होगा ये न्यूटन पर मीटर। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, बात क्लियर है, सही से काटे 25 नमा 225 ही होता है ना। चलिए ई इक्वेटोरियल की अगर हम बात करें, ई इक्वेटोरियल ये क्या होता है, तो 1/2 इंटू ई एक्सियल ना, कितना हो जाएगा तो 1 गुना 10 के पावर 6 न्यूटन पर मीटर।
कैलकुलेशन मेरा एकदम सही है ना? कैलकुलेशन मेरा एकदम सही है, ठीक है। अच्छा ये क्यूब है ना, गलती कर दी है, ये 225 लिख रहे हैं ना, तो यहां कितना आएगा देखो तो 15 गुना 15 गुना 15 और गुना 10 के बाद 6 तो ऊपर चला गया ना। और देखिए तो यहां अगर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 3 से काटे 5 बार में, फिर इस 3 से काटेगा इसको 5 बार में, ये 25 कट जाएगा। तो जब इसको सॉल्व किया 2 × 10⁴ आएगा, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। और ई इक्वेटोरियल जो आएगा वो कितना आएगा, तो इसका आधा हो जाएगा ना, तो 1/2 × ई एक्सियल कितना आएगा, 1 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। और ये किधर होगा, ये होता है अलोंग द डाइपोल, अलोंग डाइपोल, और ये क्या होगा, अपोजिट टू डाइपोल, ये डाइपोल के अपोजिट साइड में होगा। ये बात आपको क्लियर है? तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो ये लेक्चर था ना, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एक लेक्चर में और जो है ना आपको सवाल करवाएंगे इसका, और फिर जो है ना इसका हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गॉस लॉ। समझ रहे ना कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या है, फिर उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।